नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2026 में भारत में जो गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड निवेश दर्ज किया गया। जो गोल्ड आयात था वो बढ़कर अब 12.07 अरब डॉलर हो गया, जो कि दिसंबर की तुलना में लगभग आपको 3 गुना देखने को मिलेगा। जो हमारे भारतीय परिवार हैं, उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों में म्यूचुअल फंड और इक्विटी का हिस्सा 7% से, जो कि 2022-23 में था, उससे बढ़कर 15% 2024-25 में हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड और इक्विटी का हिस्सा बढ़ने के बावजूद हमारे देश में सोने के प्रति जो पारंपरिक आकर्षण है वो बना हुआ है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम समझेंगे कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है और इसमें जो रिकॉर्ड निवेश हमें हालिया में देखने को मिला है, हाल में जो इसमें निवेश बढ़ता हुआ देखने को मिला है, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा माफ कीजिएगा, उसका क्या अच्छा असर पड़ेगा और क्या बुरा असर पड़ेगा, हम दोनों बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ईटीएफ क्या होता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दोस्तों एक बास्केट है, एक टोकरी है। इस टोकरी में आपको सोना भी देखने को मिलेगा, आपको शेयर भी देखने को मिलेगा, आपको बॉन्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो एक बास्केट खरीदते हैं जिसमें ये सारी चीजें होती है, और आपका पैसा, जो भी आपका मैनेजर होता है, जो आपके ईटीएफ को मैनेज करता है, वो इन सब में से किसी में भी आप देखें कि निवेश कर सकता है। तो अगर इस ईटीएफ का पैसा गोल्ड में निवेश हो रहा है तो हम इसी को गोल्ड ईटीएफ कहते हैं। ठीक बात है। तो ये गोल्ड ईटीएफ क्या है, हम सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि भौतिक सोने में निवेश करते हैं और शेयर बाजार में सूचीबद्ध रहते हैं। ये म्यूचुअल फंड सबसे पहले तो शेयर बाजार में सूचीबद्ध रहेगा। फिर दूसरा है कि ये भौतिक सोने में निवेश करेगा। जो हम देखते हैं कि हम हमारे आसपास हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे सोना होते हैं, तो सोना में ये निवेश करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जब हम गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं तो इसमें हमें शुद्धता की चिंता नहीं करनी पड़ती है। इसके भंडारण और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती, यानी कि हम, आप एक तरह से समझिए कि डिजिटल रूप में हम सोना को खरीदते हैं। ठीक बात है। फिर इसमें कम पैसे से भी निवेश संभव है। साथ ही साथ आप देखें तो इसमें तरलता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप अपने गोल्ड ईटीएफ को तुरंत ही पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत ही इसको बेच सकते हैं, तुरंत ही इसको खरीद सकते हैं। तो तुरंत इसमें लिक्विडिटी की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें निवेशक का जो धन होता है, उस धन के अनुसार ही फंड प्रबंधक है वो सोना खरीदता है। अगर कम है तो उसके अनुसार सोना खरीदता है, ज़्यादा है तो उसके अनुसार सोना खरीदता है। तो इस तरीके से ये जो गोल्ड ईटीएफ है, ये हमारे देश में जो घरेलू बचत है, उस घरेलू बचत के वित्तीयकरण और उसके फॉर्मलाइजेशन को दर्शाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में जब घरेलू बचत घर में देखेंगे, पैसे के तौर पे है, यानी आपके पास जो भी बचत है, अगर वो अपने घर में आप पैसे के तौर पे या सोने के तौर पे आप जमा रखते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन अगर आपने इस पैसे को बैंक में जमा कर दिया या आपने इस पैसे को किसी शेयर में निवेश कर दिया, तो इससे क्या होता है कि ये पैसा अर्थव्यवस्था में आ जाता है। अर्थव्यवस्था में आने के बाद इस पैसे से नई पूंजी का निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर आपने अपनी बचत का पैसा मान लीजिए बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक ने इस पैसे को किसी दूसरे पर्सन को ऋण दे दिया, और ऋण के माध्यम से उसने कोई नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, उसने कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर उससे और नए बिजनेस शुरू होंगे। तो इस तरीके से बचत का वित्तीयकरण जो है वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, और बचत के वित्तीयकरण को ही ये जो गोल्ड ईटीएफ में निवेश हालिया समय में बढ़ा है वो दर्शाता है। तो जो जनवरी 2026 में रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला, उसको समझिए कि भारतीय गोल्ड ईटीएफ ने 15.52 टन सोना खरीदा, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार ऐसा बताया गया है। फिर एएमएफआई के अनुसार ये बताया गया है कि जो नेट गोल्ड ईटीएफ निवेश है वो 24,040 करोड़ है, और इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश 24,029 करोड़ है, जिसमें 14% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि पहली बार जो नेट गोल्ड ईटीएफ निवेश है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश से ज्यादा हो गया है। तो अब देखें कि कुल सोना आयात जो है हमारे देश में, वो 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो 22% हिस्सा वो ईटीएफ से जुड़ा हुआ है। चांदी आयात का 52% जो ईटीएफ है उसके निवेश से संबंध है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जनवरी के महीने में बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड गोल्ड ईटीएफ में और चांदी के ईटीएफ में निवेश किया गया है। तो अगर हम इस पूरी घटनाक्रम का आर्थिक विश्लेषण करें, यानी कि इस आर्थिक निवेश में जो गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश बढ़ा है, इस गोल्ड ईटीएफ में निवेश में बढ़ोतरी का हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें, तो इससे हम ये देखते हैं कि हमारे देश में जो भौतिक सोना है उसकी तरफ जो हमारा झुकाव है, उससे अब हम वित्तीय सोने की तरफ अपना झुकाव दर्शा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड ईटीएफ होता है वो एक तरीके का डिजिटल सोना आप मान सकते हैं, है ना।
फिर उसके बाद हमारे देश में जो निवेश है उसका औपचारिक चैनलों में प्रवेश भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना एक औपचारिक निवेश माना जाता है। साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता और कर अनुपालन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्सर जब लोग घर पे सोना रखते हैं या घर पे पैसा बचत करके रखते हैं तो वो टैक्स स्लैब में नहीं आ पाता। आप देखें तो इस पे लोग अपना टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन जब गोल्ड ईटीएफ में निवेश करेंगे तो उससे जो भी इनकम होगा वो सरकार उस इनकम को रिकॉर्ड कर सकेगी, उस इनकम को ट्रैक कर सकेगी। तो इससे कर अनुपालन में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी और निवेशकों को एक सुरक्षित विकल्प भी मिल जाता है, क्योंकि अगर घर में बचत है तो फिर उस पे आप एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड टैक्स। इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने घर में पैसा रखा हुआ है और अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है, तो जो आपकी बचत का नॉमिनल वैल्यू है, मान लीजिए 100 रुपए आपने अपने घर में बचत किए तो इसका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए हो गया। लेकिन जब महंगाई अगर 5% बढ़ती है तो फिर इस 100 रुपए का जो वैल्यू है वो 5% से कम होकर 95% रह जाता है। तो इसका जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू कम हो जाता है। यानी पहले 100 रुपए में आप जितनी चीजें खरीद सकते थे, अब 100 रुपए में आप उतनी चीजें नहीं खरीद सकते। अब 95 रुपीज ही ये 100 रुपए बन पाया है। तो ये कहने का मतलब ये कि जो बचत पहले हमारे घर में पड़ा रहता था, अब उस बचत को हमारे देश के लोग निवेश कर पाएंगे और इस निवेश का एक सुरक्षित विकल्प के तौर पे जो गोल्ड ईटीएफ है वो हमें सामने आता हुआ दिखता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित कुछ चिंताएं भी है कि सोना का आयात मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब सोना का आयात बढ़ता है तो चालू खाते का घाटा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक बात है। और चालू खाते का जब घाटा बढ़ता है तो इससे सरकार के, आप देखें तो उस पे सरकार के फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, सरकार के क्रेडिट रेटिंग पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो इस वजह से हमारे देश में जो एफडीआई है उस एफडीआई का इनफ्लो भी कम हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इसके परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर जनवरी में जो व्यापार घाटा था वो भी लगभग 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और जब हम ज्यादा सोना में निवेश करते हैं तो पूंजी जो है वो उत्पादक क्षेत्रों से हटने लगती है। कहने का मतलब कि आप में आपके पास जो बचत है, अगर वो बचत किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश होता जहां पे कोई नया व्यापार शुरू हो सकता था, जहां पे कोई नया स्टार्टअप शुरू हो सकता था और उस स्टार्टअप से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, उस व्यापार से बहुत सारे नए उत्पादन को बढ़ावा हमारी अर्थव्यवस्था में मिलता। तो अगर हम सोना में निवेश करते हैं तो पूंजी का उत्पादक क्षेत्रों से हमें दूरी बढ़ती हुई दिखती है और इसमें फिर जो सट्टा गतिविधियां हैं वो भी इसमें चालू होने की संभावना रहती है। तो ये जो हालिया घटनाक्रम है उसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं, उसके कुछ बुरे पक्ष भी, उसके उससे संबंधित कुछ चिंताएं भी। अब ये जो गोल्ड ईटीएफ की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2008 के वित्तीय संकट के बाद हमें देखने को मिलती है। दरअसल जब 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया था तो उसके बाद मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रुपया रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और आर्थिक वृद्धि वृद्धि बहुत धीरे हो गई थी। तो इसकी वजह से हमारे देश के लोगों की ने सोने की मांग में भारी वृद्धि कर दी। अब जब सोने की मांग में भारी वृद्धि हुई तो फिर सरकार और आरबीआई को आयात नियंत्रण उपाय भी लागू करने पड़े थे। तो उसके बाद आप देखें फिर सरकार ने 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को शुरू किया। इस योजना की विशेषता ये थी कि सोने की कीमत से जुड़ा हुआ रिटर्न अब किसी भी निवेशक को मिलेगा। अगर किसी निवेशक ने कोई निवेश किया है तो उस पे उसका जो रिटर्न होगा वो 2.5% आप देखें जो वार्षिक ब्याज है वो सोने के कीमत से जुड़ा हुआ था। अब चूंकि सोने की कीमत लगातार बढ़ रही थी तो इससे सरकार का जो भुगतान था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो मैं इसको समझाता हूँ। फिर अब इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की मदद से एक तो सरकार ने क्या किया कि सोने की कीमत से जुड़ा हुआ रिटर्न देना जब शुरू किया तो भौतिक आयात की आवश्यकता कम पड़ गई। और जब मैंने आपको बताया कि जब सोने की भौतिक आयात में कमी आएगी तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो चालू खाते का घाटा है, उस पर भी थोड़ा सा सकारात्मक असर पड़ेगा। अब इसकी उपलब्धि ये रही कि 147 टन सोने के बराबर निवेश हुआ, 72,274 करोड़ की बचत हुई। लेकिन सोने की कीमतों में जब वृद्धि हुई तो सरकारी व्यय काफी बढ़ गया, क्योंकि जो सोने की कीमत थी उसी से रिटर्न जो था वो जुड़ा हुआ था। तो जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ी तो सरकार जो रिटर्न पे कर रही थी, सरकार उस रिटर्न को अब और ज्यादा पे करने लगी, तो इससे सरकारी व्यय काफी बढ़ गया और जो वार्षिक भुगतान था वो लगभग 18,000 करोड़ तक पहुंच गया। और इसी समस्या को देखते हुए सरकार के द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को 2024 में बंद कर दिया गया। ठीक है। अब अगर वर्तमान परिदृश्य में हम उन कारणों की पड़ताल करें जिसकी वजह से हालिया गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा है तो हमें 3-4 कारण देखने को मिलते हैं। एक तो पहले जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना थी इसको 2024 में बंद कर दिया गया। तो जिस तरीके से डिजिटल सोने में निवेश हमारे देश के लोगों को मिल रहा था एक विकल्प के तौर पे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, वो बंद हो गया। फिर वैश्विक भू राजनीतिक तनाव की वजह से
चाहे आप रशिया यूक्रेन का देखें तनाव है, चाहे वो मध्य एशिया में तनाव देखें, तो अब जो भू राजनीतिक तनाव है उसकी वजह से नीति की अनिश्चितता भी हमें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से शेयर बाजार में असमान वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इन सभी कारणों की वजह से एक बार फिर से सोना जो है वो सुरक्षित निवेश के रूप में आप देखें कि सामने आ रहा है, एक सेफ हेवन बन रहा है। तो इस वजह से हालिया गोल्ड ईटीएफ में जो रिकॉर्ड निवेश है वो हमें देखा गया है। तो दोस्तों हमारे लिए आगे का ऑप्शन क्या हो सकता है? एक तो हम संशोधित सोवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड योजना को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें चांदी और दूसरे धातुओं को भी शामिल कर सकते हैं, ताकि केवल सोना पे जो है निवेश ना हो, बाकी दूसरी धातुओं पे भी निवेश हो। और बाकी दूसरी धातुओं पे जब निवेश होगा तो जो रिटर्न में बहुत ज़्यादा वृद्धि सरकार के व्यय में देखने को मिली थी, वो थोड़ा-सा मैनेज हो पाएगा। फिर उसके बाद गोल्ड रिसाइक्लिंग को बढ़ावा हम दे सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, और घरेलू स्वर्ण भंडार का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो अंततः हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश बढ़ा है उसने भारतीय बचत के औपचारीकरण का संकेत तो जरूर दिया है, लेकिन सोना आयात में अगर वृद्धि होती है तो इससे व्यापार घाटा होता है, पूंजी का जो उत्पादक उपयोग है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें एक संतुलित नीति दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें एक अच्छे तरीके से कंपोजिट जो वित्तीय विकल्प है, जो आयात प्रबंधन है वो शामिल होना चाहिए, वो आवश्यक होना चाहिए। ठीक बात है। तो हम इस संतुलित नीति दृष्टिकोण के माध्यम से अपने इस पूरे योजना को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जो हालिया हमें गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें इन दोनों के बीच में एक संतुलन लेके चलना पड़ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था। इस सेशन के आधार पर आप इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिखकर मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि भारत में गोल्ड ईटीएफ में बढ़ता निवेश वित्तीयकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत है, किंतु इसके व्यापक आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। इस सेशन के आधार पर आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं कि यदि गोल्ड ईटीएफ में निवेश अत्यधिक बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव संभावित है? पहला, चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्पादक क्षेत्रों में पूंजी निवेश कम हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा भंडार स्वतः बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, जब चालू खाते का घाटा बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार पे नकारात्मक असर पड़ेगा। तो इस वजह से जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, केवल एक और केवल दो। आपको सही विकल्प चुनना है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम आयात बढ़ाएंगे तो आयात जो है, आयात करने के लिए हम उस विदेशी मुद्रा का ही उपयोग करेंगे, तो इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी, ना कि वो बढ़ेगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।